दोस्तों, जंग को लेकर आज बड़ी खबर वॉशिंगटन से आ रही है और खबर यह है कि ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ फाइनल बैठक में कहा है कि 26 फरवरी को यानी बृहस्पतिवार को अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत टूटती है, तीसरे चरण की बातचीत टूटती है, तो अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करेगा, लिमिटेड स्ट्राइक करेगा। अब लिमिटेड स्ट्राइक का मतलब है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बमबारी करेगा 26 के बाद किसी भी वक्त। उधर ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा है कि चाहे ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक करें या फुल स्ट्राइक, ईरान हर कीमत पर मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे हमला छोटा हो या बड़ा हो। हमारी तैयारी 200% है। और यही बात अली खामनाई, जो सर्वोच्च नेता ईरान के, उन्होंने भी कहा है कि फौज 200% रेडी है युद्ध के लिए। अब दरअसल 26 तारीख को लेकर इसलिए अंदेशा हो रहा है कि बातचीत टूट जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने 2 ऐसी शर्तें रख दी हैं जहां पर फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, सैद्धांतिक मतभेद हैं ईरान और अमेरिका के। ट्रंप चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील पर ईरान हर कीमत पर साइन कर दे, और जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसको ईरान लिमिटेड कर दे। अब इधर अली खामनाई के जो एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं और आज की तारीख में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं अली लारिजानी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप टाइमलाइन पर जाके देख सकते हैं। अली लारिजानी का कहना है कि ईरान किसी भी कीमत पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी युद्ध हो जाए वो बेहतर है, बैलिस्टिक मिसाइल जैसी ताकत हम खुद खत्म नहीं करेंगे। ये हमारे ईरान की सॉवरेनिटी की सबसे बड़ी ताकत है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ईरान ने इतनी जबरदस्त तैयारी जंग की है, इतनी जबरदस्त प्लानिंग कर रखी है कि अगर अमेरिका जंग के दौरान, अली खामनाई जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के, अगर अली खामनाई पर भी टारगेट होता है तो उनका विकल्प भी तैयार है। यानी अगर जंग के समय अली खामनाई की शहादत हो जाती है तो भी निजाम चलता रहेगा, निजाम रुकेगा नहीं युद्ध के समय में, क्योंकि उनके भी कई विकल्प तैयार कर लिए गए। सुनिए आप जरा मौलाना बाकिर सईद को, जो इमाम खामनाई के इनर सर्कल के बहुत करीबी हैं। इमाम खामनाई पे अगर खुदा ना खास्ता हमला हुआ, अगर शहादत हो गई तो क्या होगा? तो क्या बाकायदा तौर पे उनके नायब को भी चुन लिया गया है, फिर उनके नायब को भी चुन लिया गया है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। इस बीच दुनिया भर की निगाहें स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है, जहां पर तीसरे चरण की बातचीत अमेरिका और ईरान में होनी है न्यूक्लियर डील को लेकर। इस बातचीत का जो मीडिएशन है, मध्यस्थता है, वो ओमान के विदेश मंत्री कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद बातचीत में कोई नतीजा ना निकले। पहले और दूसरे चरण में भी कोई नतीजा नहीं निकला था। दरअसल सच्चाई यह है कि दोनों तरफ से इतने सैद्धांतिक मतभेद हैं, ऐसी शर्तें ट्रंप ने रख दी हैं कि ईरान चाह कर भी कभी कबूल नहीं कर सकता। इसलिए जंग का अंदेशा है और ये बातचीत टूटते ही कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या 26 के बाद किसी भी वक्त मिस्टर ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने पिछले 15 दिनों के अंदर ज़बरदस्त मिलिट्री नाकेबंदी ईरान की कर रखी है। अगर आप ये मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये नक्शा है, तो इसमें आप देखें कि 2 जगह, अगर आप ये शिप्स दिख रही हैं आपको, ये जो जहाज़ हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जंगी जहाज़ हैं। एक तरफ ओमान के पास USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें जॉर्डन के आगे तो USS फोर्ड, यानी जो दूसरा सबसे खतरनाक जहाज़ है, जंगी जहाज़, फोर्ड तैनात है। चारों तरफ से आप कह सकते हैं कि घेराबंदी है। जो आपको ये रेड स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये सब डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं अमेरिका की। अगर आप इजराइल के बगल में जॉर्डन देखते हैं तो जॉर्डन में आज की तारीख में जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो जॉर्डन में रीलोकेट हो रहे हैं। इसके अलावा यूरोप की कई कंट्रीज जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, वहाँ भी अमेरिका के फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स पोजीशन ले चुके हैं। जो सबसे बड़ी बात आपको इस नक्शे में दिखेगी वो ये है कि चाहे सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो या फिर
कतर हो, ये जो कंट्रीज हैं, यहां से अमेरिका इस बार हमला नहीं करेगा। यानी चारों तरफ से घेराबंदी है। अमेरिका जंगी जहाजों पर ज्यादा निर्भर है, या फिर उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ करेंगे तो ज्यादातर यूरोपियन बेसिस से टेक ऑफ करेंगे, या फिर जॉर्डन से करेंगे। जॉर्डन को ही सबसे बड़ा बेस क्यों बनाया है? जॉर्डन वैसे इस्लामिक कंट्री है, और जॉर्डन ही एकमात्र इस्लामिक कंट्री है जो अमेरिका का साथ दे रही। इस पर आगे मौलाना साहब से बात करेंगे। दोस्तों, आखिर में जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं द बिगेस्ट क्वेश्चन अब ये है कि क्या 26 के बाद किसी भी वक्त जंग हो सकती है? और आज हमारे साथ मौलाना बाकिर सईद साहब हैं। बाकिर सईद साहब प्रोफेसर हैं लिबनान में, और लिबनान है सीरिया और इराक और ईरान, यहाँ पर वो बीच में ट्रैवल करते रहते हैं, हिंदुस्तान भी आते रहते हैं। वो इस वक्त हिंदुस्तान में बेंगलोर में है वो, और जल्द ही वो ईरान जाने वाले हैं। जो इमाम खामनाई हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता, उनका जो इनर सर्कल है उसमें मौलाना सईद साहब काफ़ी क्लोज हैं। उनसे आज आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, और ये वॉर किस तरह से शेप लेगी, क्या वाकई ये वॉर तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, और क्या चाइना और रशिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं? ये सवाल मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा है। इन दोनों एक्सपर्ट्स को सुनिए। मुझे लगता है कि जहां दुनिया की सारी निगाह इस वक्त है, उसकी और आपको जानकारी मिलेगी। मेरा जो पहला सवाल है अमरीश साहब, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि थर्सडे, ये जो थर्सडे आ रहा है, ये कयामत का थर्सडे है, और इसी दिन तय हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है? इज इट वॉर और इज इट अ नेगोशिएशन? आपको क्या लग रहा है? दीपक जी, इट इज वॉर। क्योंकि देखिए, आज जो जिस तरीके से थर्सडे की बात हुई, और उसको ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन बघेरी साहब ने कबूल भी किया कि हाँ, थर्सडे को बातचीत होगी। लेकिन उनसे जब लिमिटेड स्ट्राइक्स के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा लिमिटेड कुछ नहीं होता है। अगर स्ट्राइक हुई तो हम उसको एक्ट ऑफ एग्रेशन मानेंगे, और हम फिर पूरी तरीके से अपने पूरे दमखम के साथ हम अपने असलहे छोड़ दें। अमरीश जी, इसका मतलब ये हो, आपकी बातचीत का मतलब ये है कि अगर बृहस्पतिवार की जो बातचीत है निर्णायक, अगर ये फेल होती है तो अमेरिका अटैक करेगा, लिमिटेड स्ट्राइक करेगा, और इस स्ट्राइक के बदले में ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा, ईरान भी युद्ध में कूद जाएगा। बिल्कुल 100%। देखिए, वहां पर यह हालत है कि आज की तारीख में आप सब लोग आश्चर्य करेंगे, रशिया के एसयू प्लेन्स, 16 एसयू प्लेन्स ईरान में उतरे। एसयू वो कैटेगरी है जो रशिया ने मना कर दिया था किसी को भी देना। जी, हम लोग सुखवाई के नाम से उसको जानते हैं। मतलब सबसे सीक्रेट प्लेन ईरान को दे दिए हैं रशिया ने। बिल्कुल दे दी, और कराज में उतरे हैं। ओके, अभी मौलाना साहब मतलब बताएंगे, कराज में उतरे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं मौलाना साहब पर आ रहा हूं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही दोस्तों। इन्होंने कहा, अमरीश जी ने कहा कि पूरी तैयारी है जंग की, और किसी भी सूरत में ईरान पीछे हटने वाला नहीं, शर्तों के आगे झुकेगा नहीं। नो प्रेशर पॉलिटिक्स, नो ब्लैकमेल इन डिप्लोमेसी, ये वो कहना चाह रहे हैं। मैं जरा मौलाना बाकिर साहब के पास आ रहा हूँ। मौलाना साहब, आपसे जो मेरा सवाल है, क्योंकि आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो इमाम खामनाई के इनर सर्कल को समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आपने लेबनान में, ईरान में, इन सब जगह गुजारा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इमाम खामनाई, अली खामनाई, ट्रम्प की जो शर्तें कि बैलिस्टिक मिसाइल कम कर दो या फिर यूरेनियम इनरिचमेंट पे मान जाओ, क्यों नहीं मान रहे? आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामनाई साहब और इस्लामी हुकूमत, जो इस्लामी निज़ाम है, उस निज़ाम के जितने भी रखवाले हैं, और जो एक वहाँ पे एक शोरा होती है, शोरा का मतलब बड़े बड़े जो है क्या है, ग्रैंड आयतुल्ला जो होते हैं, उनकी एक कमेटी है, जो कमेटी सुप्रीम लीडर को चुनती है। उस कमेटी के जितने भी अफराद हैं, वो सब के सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो इमाम खामनेई साहब ने कहा है वो बिल्कुल 110% बात वही है, उसी पे हम लोग चलेंगे। मसला अब यहाँ पे आके ये है कि मसला, यानी देखें ट्रंप का या नेतन्याहू का, और नेतन्याहू चारों तरफ से पूरी कोशिश ये है नेतन्याहू की जंग हो जाए, नतीजा उसका जो भी हो, लेकिन जंग होना है। क्यों? नेतन्याहू ये चाह रहा है कि किसी तरीके से उसके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, कोर्ट की मुसीबतें, उसकी बीवी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, और बाकी दाखिली जो है ना अपने इसराइल के अंदर जो खुद हालत खराब इतनी हो गई है इसकी पार्टी की, वो खींच के ला रहा है इनको।
अब यहां पे किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। और ओके। पहले ही बताया है, तो पहले ही बताया इन्होंने कि एटम बम का बनाना हमारे यहाँ यानी इस्लामी शरीयत में जायज नहीं है, इस वजह से हम एटम बम नहीं बनाएंगे। उसके अलावा हम तमाम दीगर एनर्जीज के लिए, दीगर ताकत को पूरी की तरह से हमें इस्तेमाल करने का हक है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ये बंद नहीं होगा, चाहे अमेरिका जितना दबाव डाले। जितना भी अमेरिका दबाव डाल दे, बैलिस्टिक मिसाइल का निजाम कभी भी, और उसकी रेंज बढ़ सकती है, न कि कम हो सकती है। ओ, ये पक्की बात रेंज है। बढ़ सकती है, मतलब रेंज बढ़ सकती है मिसाइल की और ज्यादा, उसकी स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम नहीं होगा। इसका नहीं हो मतलब तो सकता। फिर मौलाना साहब ये लग रहा है कि इसका मतलब जंग जो है वो फिर होनी है। तो क्या ईरान अब पूरी तरह देखिए तैयार है? जी, ईरान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी कल का बयान जो है ना, डिफेंस मिनिस्टर का कल का बयान था, साफ साफ तौर पे उन्होंने कहा हमने तीनों, हमारी फौज, फजाई फौज, जमीनी फौज और नेवी, समंदरी फौज, ये तीनों के तीनों फौज पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमें सिर्फ एक इशारा मिलना है वहां से, और बल्कि इसकी तरफ से अगर, अब बात ये हो रही है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अपनी, यानी जिसको कहते हैं कि इज्जत बचा ले। अब मामला तो ये है कि सब पूरी तरह से खींच के लेके आ गए हैं इसमें, मिडिल ईस्ट में, और वो बहरी बेड़े भी लेके आ गए, जिन बहरी बेड़ों के लिए इमाम खामनेई ने कहा कि तुम्हारा बहरी बेड़ा तो बड़ा मजबूत है, बहुत खतरनाक है, लेकिन उसी के मुकाबले में वो असलहा जो उस बहरी बेड़े को समंदर की तह में डुबो देगा, उसका भी तुम्हें ख्याल रहना चाहिए। जी, इस हवाले से जो है ना, अब अमरीका, ये ट्रंप खुद इस तरह से फंसे हुए। कल की खबर ये है कि ट्रंप के जो खास एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, अभी जंग के लिए ऑर्डर न दीजिएगा हमले की। अगर आपने हमले को कह दिया तो इसका रिजल्ट भी भुगत सकते हैं हम, या नहीं भुगत सकते। अभी जो नया बहरी बेड़ा आया है जिसमें 5,000 फौजी हैं, उनकी हालत साइकोलॉजिकल तौर पे इतनी बुरी बताई जा रही है कि ये 5,000 लोगों में से हजारों की तादाद में लोग साइकोलॉजिकल जो है अनफिट है। 11 महीने से समंदर में टहल रहा है, जो बीवियां बच्चों से दूर हैं, और इनकी हालत खराब हो रही है। तो ये क्या कुछ हमला करेंगे, यानी जंग से पहले इनकी हालत खराब है, तो फिर ये जंग में क्या कर सकते? जी 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 जी। मौलाना बाकी सईद साहब ये कह रहे हैं कि भाई खामनाई के निज़ाम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वहीं रहते हैं लेबनान में, सीरिया में और ईरान में। इनका ये कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दोस्तों बिल्कुल झुकने को, नो कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉम ईरान, युद्ध जो है वो प्रेफर करेंगे। उनको लगता है कि युद्ध लड़ना ज़्यादा बेहतर है बनस्पत हम अपने प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम को बंद करें या कम करें। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था अमरीश भाई, क्या आपको लगता है 26 तारीख के बाद अगर ये टॉक्स क्या टूट सकती हैं? आपको फीडबैक क्या मिल रही है जो ईरान के एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, इसराइल के एक्सपर्ट्स हैं? एक वॉर हिस्टोरियन के तौर पे आप इस पूरे माहौल को अगर रीड कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये बातचीत किसी नतीजे पे नहीं जाएगी क्योंकि बहुत फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं? देखिए, डिसएग्रीमेंट्स तो फंडामेंटल हैं और नतीजे पे पहुंचना लगभग असंभव है। दूसरी बात जो असंभव? है कि जी, असंभव है। भाई, किस चीज पे समझौता होगा? कोई ऐसा पहलू नहीं बचा जिसपे ईरान ने अपनी अपनी बता दी लाल रेखाएं, अमेरिका अपनी लाल रेखाओं पे टिका अड़ा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल का सवाल वो छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। वो नहीं छोड़ रहा है, तो फिर अब तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए, जो जायनिस्ट लॉबी का प्रेशर है ट्रंप पे, वो भी अद्भुत है। मतलब आप सोचिए कि लिंडसे ग्राहम, जो सबसे खौफनाक, मतलब या कहिए सबसे जायनिस्टवादी सेनेटर है अमेरिका के, उनसे जब किसी ने पूछा कि जेडी वैंस और तुलसी गबार्ड नहीं चाह रही हैं वॉर हो, तो उन्होंने कहा उनके चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ट्रंप इग्नोर कर देगा, वाइस प्रेसिडेंट को इग्नोर कर देगा, वो वही करेगा जो इस समय उनके जी हिसाब से लॉबी के। स्थिति की मांग है। आपको लग रहा है कि शुरुआती जो स्ट्राइक है उसमें अमेरिका के जो टारगेट होंगे अगर तो वो क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगी, जो पिछली बार 12 दिन की जो जंग थी पिछले साल उसमें जो स्ट्राइक किया था न्यूक्लियर फैसिलिटी पर? इसके अलावा इस बार बैलिस्टिक प्रोग्राम पर भी बमबाजी अमेरिका कर सकता है? देखिए, अमेरिका इस बार मेरे ख्याल से शुरू में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं करेगा, वो रेपिटेशन हो जाएगा। वो बैलिस्टिक मिसाइल के किसी सेंटर पे,
क्योंकि वहां बहुत फैला हुआ है, किसी को पता नहीं कहां तक फैला है कहाँ बैलिस्टिक मिसाइलें मिसाइल का जो हैं। सिस्टम है। तो वो किसी एक सेंटर पे करेगा जो अमेरिका की नॉलेज में, या आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पे करेगा, मतलब ताकि उसको फौज के मुख्यालय पर या फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर के किसी ठिकाने पर। बिल्कुल, ये दो जगह हैं जहां पर वो शुरू में टारगेट करेगा। तीसरी जो संभावना है कि व्यक्तिगत लीडर्स को टारगेट करे, अब उसमें तो इस समय इमाम खामनेई है, बाकी जो लीडर्स हैं उसको, उनको अगर वो कुछ करता भी है या कुछ हमला करता है तो वहां पर हम लोग ने बात की थी कि 4 वहां पर विकल्प तैयार है, और मौलाना साहब भी बताएंगे 4 विकल्प वहां पर तैयार मैं है। पूछ रहा हूँ, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ मौलाना साहब। ये बड़ा सवाल है कि भाई ये कह रहे हैं कि टारगेट जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर होगा, जहां मिसाइलें बन रही हैं या जहां मिसाइलें तैनात हैं बड़ी तादाद में। तो एक तो ये टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट इमाम खामनाई भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अमेरिका की नीति नीयत कोई नहीं समझ पाता है, अगर ये चीज होती है तो क्या ईरान में और भी इस तरह के बड़े मौलाना उस कद के हैं जो जहां रिप्लेसमेंट हो? आपको लगता है ऐसा? जी, इस हवाले से जैसे अभी जो है क्या है, मनीष मिश्रा जी ने कहा कि ये किन किन जगहों पे हमला कर सकता है, फर्स्ट जी पहला ही। तो इस हमले के बाद अब जहां की बात है कि उस 12 दिन की जंग ने ईरान को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सीख लिया ईरान ने 12 दिन की जंग से, कि कहां पे क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या हुआ था, अचानक हमले से क्या हुआ, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सब पूरे का पूरा। अब उन्होंने एक नहीं है, मसलन एक लीडर का अगर कत्ल हो जाता है तो उसके पीछे उन्होंने दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 5-6 के बाद दीगरे बना दिए हैं हर फौज के। अच्छा, हाँ, मतलब जमीनी आप फौज ये के कह भी रहे हैं कि अगर सब ए को मारोगे तो बी आ जाएगा, बी को मारोगे तो सी आ जाएगा, सी को किया मारोगे तो जाएगा, डी आ जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से। और इसके साथ साथ इस दफा ये हुआ है दीपक जी कि और पूरी सलाहियत दे दी गई है इमाम खामनाई ने, जिस जिस जगह पे, मसलन फॉर द एग्जाम्पल हमदान का मरहला है, अब ये हमदान के मरहले को अगर जंग शुरू होती है तो फिर ये इंतजार नहीं करेगा तेहरान से जवाब मांगने का कि आप मुझे क्या ओके। करना चाहिए, बताइए मुझे क्या करना है। अब पूरी सलाहियत वहां पे दे दी है कि तुम खुद देख रहे हो क्या कुछ करना है, तुम हमला करोगे। अब आते हैं इमाम खामनाई पे, अगर खुदा ना जी खास्ता जी हमला हुआ, अगर शहादत हो गई तो क्या होगा, तो क्या बाकायदा तौर पे उनके नायब को भी चुन लिया गया है, फिर उनके नायब को भी चुन लिया गया है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। उसको पूरी एक कमेटी कहते हैं जिसको शोराए निगहबान। ये शोराए निगहबान वो होती है कि जो सुप्रीम लीडर को चुनती है। इसमें भी बड़े बड़े पाए के आयतुल्ला उलमा होते हैं, ये सब बैठ कर चुनते हैं, चुन के फिर नामजद पेश करते हैं कि भाई कि हाँ फला जो है क्या है, आलिम दीन, फला पाए का आलिम में ये सलाहियत है कि वो सुप्रीम लीडर बन सके। तो अकेले इस तरह ओके। से नहीं है ना, वहां पर खानदान का मामला है कि भाई खामनाई साहब के बाद चलो उनका बेटा आ गया या उनका भाई आ गया या उनका जो है भतीजा आ गया, ऐसा नहीं है वहां पे। वहां पे पूरे का पूरा एक निजाम है, उस सिस्टम से बाकायदा चलते हैं। अब ये पूरी तैयारी है कि अगर कुछ हुआ तो बाकायदा, और ये भी याद रखें अगर इमाम खामनाई को कुछ हुआ तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, ये तो पक्की बात है। खुद अमेरिका के अंदर तहलका मच जाएगा, ऐसा नहीं है कि खामोश जी बैठ जाएंगे। जितने फॉलोअर्स हैं इमाम खामनाई साहब के, वो पूरे के पूरे, और उसके अलावा सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, और दुनिया के मजलूमीन भी इसमें साथ रहेंगे, इसलिए कि इमाम खामनाई मजलूमों का सहारा बनकर उभरे हैं। जी। बाकिर साहब, मौलाना बाकिर साहब, मैं आ रहा हूँ। मैं एक चीज़ ज़रा पूछूं जरा इनसे, वॉर एक्सपर्ट हैं अमरीश साहब। अमरीश भाई, दो चीज़ जो है वो मौलाना बाकिर सईद ने कही। इन्होंने कहा, मौलाना साहब ने, कि भाई अगर इमाम खामनाई इन पर हमला होता है, असैसिनेट कर देता है, और अमेरिका की नीयत है इस तरह की, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो सिस्टम है, जो कमेटी है, जो हाईएस्ट कमेटी है, उसने खामनाई जी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रखा है कि ये आदमी रिप्लेस करेगा। तो अगर वो आदमी रिप्लेस करता है, और मान लीजिए एक दो असैसिनेशन और हो जाते हैं, मैं थोड़ा और मतलब सोच रहा हूँ सिनेरियो, मान लीजिए यूएस आर्मी, ईरान का आर्मी चीफ, उसका भी असैसिनेशन हो जाता है, एक आध और हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सारा सिस्टम प्लेस पर है? क्या आपको लगता है कि जंग जारी रहेगी और इसमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा? यानी जो जो एक तरह से जो कमांड होती है, जहां से कमांड आती है, निर्देश आते हैं, वो कमांड गड़बड़ नहीं होगी?
अमरीश साहब? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लेसन ईरान ने 12 दिन की जंग से यही सीखा है कि जो शुरू में पहले 2 दिन में चेन ऑफ कमांड टूट गई थी, क्योंकि टॉप मिलिट्री लीडरशिप असैसिनेट हो गई थी, पॉलिटिकल भी लीडरशिप मारी गई थी, इस बार वो ना हो। तो इसलिए उन्होंने जो विकल्प चुने, वो विकल्प मोसाद सीआईए के बस में नहीं है कि उनको ढूंढ पाए, कि एक एक विकल्प को वो ढूंढे, क्योंकि इसका वहां मतलब पर अली खामनाई का भी विकल्प ढूंढ लिया गया है, बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं मौलाना साहब? हाँ बिल्कुल, उनका भी विकल्प ढूंढ लिया गया। और एक नहीं, मतलब अगर उनके विकल्प को भी कुछ हुआ तो फिर क्या होगा। ये जो सारी सिनारियोज हैं, ये वेल प्लान्ड है, और ये ओके, सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में ईरान की है मेरे ख्याल से, कि उनका जो दे आर रेडी टू सफर लॉसेस ठीक एंड स्ट्राइक बैक। ठीक है। एक चेन ऑफ कमांड अगर टूटती है तो दूसरी चेन ऑफ कमांड आ जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ये जो बृहस्पतिवार की बातचीत है, अगर ये बातचीत टूटती है, कुछ इसमें हल नहीं निकलता है, तो ट्रंप स्ट्राइक करेंगे और ये लिमिटेड स्ट्राइक होगी। ट्रंप का कहना है कि अगर इस लिमिटेड स्ट्राइक के बाद अगर हम हमला करते हैं, जो बहुत बड़ा हमला नहीं होगा, लिमिटेड हमला होगा, इस हमले के 3 महीने के अंदर अगर ईरान दोबारा नहीं हमारे टेबल पर आया, ईरान ने दोबारा अगर हमारी शर्तें मंजूर नहीं करी, तो हम 3-4 महीने के बाद फुल फ्लेजेड वॉर में जाएंगे। तो क्या आपको लगता है अगर ये लिमिटेड हमला होता है और 2-3 महीने का वक्त दिया जाता है ईरान को फिर से कि आप फिर से आइए, बात करिए, शायद झुक जाए ईरान, क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद, इस थोड़ी बहुत तबाही के बाद या जंग के बाद, क्या ईरान झुकेगा या फिर नहीं झुकेगा? ईरान जी देखिए झुकने को तैयार नहीं है, ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान जो है इस समय, अगर लिमिटेड स्ट्राइक्स हुई तो फिर वो 2-3 महीना वेट नहीं करेगा, अगले दिन से या उसी समय से शुरू हो जाएगा जवाब। फिर अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि इस नई परिस्थिति में क्या करे। वो एक ऑल आउट वॉर शुरू हो गई है, उधर इराक के बेसिस पे मारा जा रहा है, उधर जॉर्डन में मारा जा रहा है, उधर इजराइल मारा जा रहा है, उधर अब्राहम लिंकन पे हमला हो रहा है, इस तरीके से जी होगा। जी। चलिए, मौलाना साहब से एक सवाल और कर लेते हैं। तो भाई लेबनान में रहते हैं, कभी इराक में रहते हैं, और मुझे लगता है सीरिया, इराक और यमन भी जाते होंगे। तो मैं एक बड़ा बहुत ज़रूरी सवाल करने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मौलाना साहब ये जंग हो जाती है, जैसा कि अमरीश जी कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने स्ट्राइक करी तो फिर मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा और जंग शुरू हो जाएगी। जंग जब शुरू हो जाती है, मान लीजिए एक सिनेरियो है, तो क्या लेबनान में हिजबुल्ला, उधर यमन में हूती, उधर हमास, और उधर सीरिया में, इराक में जो और मिलिशिया, क्या ये सब मिलजुल कर फिर वॉर करेंगे? क्या फिर पूरा अरब लड़ेगा इजराइल से और अमेरिका से? जी, बाकायदा तौर पे जितने भी जो है क्या रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, कोई भी खामोश नहीं बैठा का, पूरों की तैयारी है। जब से ट्रंप ने ये मसला छेड़ा है ईरान के ऊपर जंग का, उस वक्त से बल्कि उससे पहले से ही पूरी तैयारी है। देखें, लुबनान में हिजबुल्लाह की पूरी तैयारी है और हिजबुल्लाह अभी भी सब्र करता जा रहा है। इसराइल के जितने भी हमले, हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन 1-2 आदमी शहीद होते हैं, चाहे साउथ लुबनान हो चाहे नॉर्थ लुबनान हो, इसराइल के वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर बड़ी तैयारी हो रही है अंदर। अगर ईरान पे हमला होता है तो इधर से जो है कि हिजबुल्लाह खामोश नहीं बैठेगा, इसराइल पे हमला करेगा, और हजद शाबी इराक से, और हूसी बरादरान यमन से, और कस्साम व हमास व हरकत जिहाद इस्लामी दाखिल फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के अंदर से, गज्जा से, और कोई खामोश बैठेगा नहीं, और पूरे के पूरे हमले होंगे। ये सिर्फ जो है क्या है, मशरिक वस्ता का जो है कि मिडिल ईस्ट का ही मामला नहीं रहेगा। फिर दीपक जी, मसला जब वो छिड़ गई ना, और ये तो कह रहा है ट्रंप हम छोटा सा एक हमला, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि छोटा हमला नहीं है, हमारी जो कार्रवाई होगी ना वो फिर पूरे जंग की कार्रवाई होगी। तो पूरा एशिया और कोई बईद नहीं है, इसलिए कि रशिया और चाइना भी साथ में, तो कोई बईद नहीं है कि जो तीसरी वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है अगर इस तरह की गलती कर ली ट्रंप ने तो। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन अमरीश जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। क्या ये जो मौलाना साहब ने कहा कि यमन हो, वहाँ होती है, या हिजबुल्ला है, या बाकी जो मिलिशिया है, रेसिस्टेंट ग्रुप्स हैं सीरिया में, इराक में, उधर हमास तो खैर है ही, लड़ ही रहा है, ये सब पूरी तैयारी करके बैठे हैं और फुल फ्लेजेड अटैक करेंगे, ये इराक पर करेंगे या जहाँ जहाँ यूएस एयर बेस हैं वहाँ पर करेंगे।
क्या आपको लग रहा है अमरीश जी कि सूनर और लेटर रशिया भी शामिल हो सकता है, चाइना भी शामिल हो सकता है सूनर और लेटर इस जंग में? देखिए, रशिया और चाइना का मैं आपको अभी 2 दिन पहले का वाक्य बताता हूं कि चाइना की भिड़ंत लगभग अमेरिका से हो गई थी। कोरिया, जो साउथ कोरिया में जो अमेरिकन बेस है, उसके कुछ प्लेन्स चाइनीज जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करते पाए गए, करेक्ट। तो चाइनीज जेट्स भी आए, फिर वो पीछे हट गए अमेरिकन। उधर रशिया में, अलास्का में, क्योंकि अलास्का जो है वो रशिया बिल्कुल बॉर्डर के टच पास करता है, है। अलास्का में मिसाइल टेस्टिंग हुई है रशिया की। अलास्का के पास जो, मतलब उससे जुड़ा हुआ जो रशिया का आइलैंड हिस्सा है। है, जी। तो वहां पर रशिया बाकायदा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और ये कम से कम 6-7 साल बाद ये मिसाइल टेस्ट उस एरिया में कर रहा है। इसका क्या जी। मतलब? ओके। बिल्कुल इसका दोनों मतलब आएंगे, चाइना और दोनों। रशिया दोनों तैयारी कर रहे हैं आने के लिए। जी। एक आखिरी सवाल मौलाना साहब आपसे, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं, जितने भी इस्लामिक लीडर हैं उनसे आपकी मुलाकातें होती रहती हैं और हर कंट्री में आप मूव करते हैं, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूं, ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जॉर्डन अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने क्यों दे रहा है, जबकि सऊदी अरब में जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका भाई हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अगर आप कतर में आते हैं तो वहाँ के बादशाह जो अल थानी, उन्होंने कहा हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। पिछली बार उनको सबक मिल चुका है कतर को। कुवैत भी तैयार है। इधर अगर आप देखें तो ओमान तो खैर पूरी तरह से साथ दे रहा है ईरान का। जॉर्डन, आपको क्या लगता है कि जॉर्डन जो इस्लामिक मुल्क है, क्या वो अपने एयरबेस को यूज करने देगा ईरान के खिलाफ? देखिए, जॉर्डन का जो मसला है, जॉर्डन ना रकबे के हिसाब से कोई बड़ा है। ये असल में अंग्रेजों ने जो है बना के उसके दादा को जो है क्या बिठाने के लिए थोड़ी सऊदीया से जमीन ली, इराक से ली, फिलिस्तीन से ली थोड़ी सी जमीन, और असल में उर्दन जो है क्या एक नहर का नाम था, गौरे उर्दन, जो फिलिस्तीन में आती है। इसे तोड़ ताड़ के बना के उसको एक मुल्क दे दिया, क्योंकि उसने सल्तनत उस्मानी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, तो फिर अंग्रेजों ने उसको वहां पे बिठा दिया। ये हमेशा जॉर्डन जो है ना दूसरों के यानी भीख पे चलता है, ये समझ ओके। लीजिएगा। अब वहां पे उसको कोई उसका अपना इख्तियार नहीं है, ना इसराइल के सामने उसका कोई इख्तियार चलता है, और ना ही अमेरिका के के खिलाफ कोई उसका इख्तियार चलता है। कुछ बोल ही नहीं सकता है, जो वो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा। तो अब जब अमेरिका ने कहा कि इस बार हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो उसने कहा भाई ये इस्तेमाल कीजिए। ये बोल नहीं सकते नहीं, यहां तक भी नहीं कि हमें सोचने दें, ये भी नहीं कह सकता है जॉर्डन का। ये हमेशा इसने इसराइल को अमेरिका के साथ दिया है, फिलिस्तीन के मसले में हो या कोई दूसरी जो है कि उम्मत इस्लामिया के मसाइल में हो, तमाम चीजों में। ओके। एक बड़ी बात मौलाना साहब ने कही, और क्योंकि जाहिर तौर पे वहीं पर 25-30 बरस से रह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जॉर्डन क्योंकि एक तरह से पूरी तरह सरेंडर्ड है इसराइल के आगे और अमेरिका के आगे, ऑब्लाइज है, आइली गोद में बैठा हुआ है, इसलिए जॉर्डन भले इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहाँ का इस्तेमाल अमेरिका पूरी तरह से करेगा। और जो खबरें आ रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से, वॉल स्ट्रीट जर्नल से, सबसे ज़्यादा फाइटर जेट्स, चाहे वो F-35 हो, F-15 हो या बाकी जहाज़ हो या B-2 बॉम्बर्स हो, इनको कहीं ना कहीं रिलोकेट किया जा रहा है जो एयर बेस जॉर्डन में है। इसके अलावा जो USS जॉर्ज बुश है, वो भी जॉर्डन के आसपास जो उनका सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है वो वहीं पर पोजीशन लेगा। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में वो प्रवेश कर चुका है। तो कुल मिलाकर जॉर्डन की भूमिका बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग है। भले ही रमज़ान का महीना हो, रमज़ान में हमला होगा, लेकिन ये एक मौलाना साहब की बात कहनी कि ये जो युद्ध है, अगर ये युद्ध होता है, स्ट्राइक होती है, तो एक तो फुल फ्लेजेड वॉर होने जा रही है, और बाकी जो अरब मुल्क हैं कहीं ना कहीं शिया सुन्नी का मसला नहीं है, सीधे सीधे ईरान के साथ वो खड़े हुए हैं। आगे हो सकता है रूस और चीन भी आए। बहरहाल मैं तो यही चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जंग ना हो, क्योंकि जान माल सभी का नुकसान होता है। कुछ ना कुछ रास्ता बृहस्पतिवार को निकल रहा है, क्योंकि दुनिया में सुकून ही चाहिए इंसानियत के लिए। तो देखते हैं बृहस्पतिवार को क्या होता है। 26 तारीख को अगर जंग होती है तो फिर ईरान झुकने वाला फिलहाल नहीं। मौलाना साहब आप आए, बड़ी रोशनी आपने डाली, और बहुत आपने जो आपका तजुर्बा और आपका एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ हमारे दोस्तों को मिला। अमरीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।